दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये तीसरा वीडियो है। अभी थोड़ा आज विलम्ब हो गया, लेकिन कल से शाम में टाइम में वीडियो पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन देखते हैं, उसकी व्याख्या साथ साथ देखते हैं। और आज का चैप्टर हमारा है संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएँ। हालांकि विशेषताएँ बहुत सारी हैं, इसलिए इस अकेली वीडियो में नहीं आएंगी विशेषताएं, उन पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें केवल हम संविधान सभा के बारे में देख लेंगे और कुछ छोटे छोटे प्रश्न समितियों के अध्यक्ष इनसे संबंधित जो बनते हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका बैकग्राउंड क्या है कि संविधान सभा कैसे बनी, क्या, तो उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ई, जैसे कि बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाता है ऑप्शन ई में होता है जब विकल्प आपके एक से अधिक सही हो, दो सही हो या तीन सही हो या सभी सही हो, उस स्थिति में ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। या फिर जब एक भी विकल्प उनमें से सही नहीं हो तब ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो इसलिए इसमें केवल हम एक पर ऑप्शन लगाने जा रहे हैं। हालांकि दो व्यक्तियों ने विचार दिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पहले बता दिया गया सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हम एम.एन. रॉय के साथ जाएंगे। वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय जी, और इन्होंने सर्वप्रथम 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने का ख्याल रखा था लोगों के सामने। उसके बाद में 1938 में आपके जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भी ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। तो ये बताया गया दो लोगों के बारे में, लेकिन सर्वप्रथम जब कहा जाए तो आपको ऑप्शन सी एम.एन. रॉय के साथ जाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान ही रहे हैं, ये काफ़ी अहम योगदान दिए थे और जो है इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दिया था। अगर महिलाओं का नाम ना आए वहाँ तो महात्मा गांधी अगर आए तो महात्मा गांधी ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रफ्तार गुफ्तार नामक ये जो है पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी हुआ करते थे और इन्होंने पहली बार भारतीय जो आय के बारे में है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसकी गणना इन्होंने किया था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के गठन में इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया था। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ सही रहते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं कि वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब? 1934 में ही। और 1923 में स्वराज सभा का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब? 1923 में इलाहाबाद में। और मोतीलाल नेहरू और जो है सी.आर. दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है एक ही महासचिव थे शायद, इससे थोड़ा सा मुझे डाउट है तो आप देख लीजिएगा। तो बाद में ये स्वराज पार्टी का विलय कर लिया गया कांग्रेस में, हालांकि वो बात का विषय है। तो इसमें क्या है कि संविधान निर्माण की बात रखी गई थी। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत के संविधान के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। उन्होंने उस समय नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया था और यही प्रस्ताव 1940 में आगे चल के एक अगस्त प्रस्ताव, आप सुनेंगे, अगस्त प्रस्ताव की बात आई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में इस मांग को माना गया और यही जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया कि संविधान सभा का निर्माण हो वयस्क मताधिकार के आधार पर। हालांकि ये चीज़ नहीं हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन जो संविधान के निर्माण के लिए भारत भेजा गया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, चूँकि क्रिप्स मिशन की बातें जो थी बहुत सारी ऐसे उसमें शर्तें थी, हम इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। उन शर्तों को मानना संभव नहीं था, जैसे कि देशी रियासतों को स्वतंत्रता देना, आप कहीं जाना चाहे जा सकते हैं। सभी का जो है एक मत होना संविधान सभा के लिए, जो संभव नहीं था। पहले तो जिन्ना मान जाते हैं लेकिन बाद में जिन्ना मुकर जाते हैं और वे कहते हैं नहीं, पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्रिप्स मिशन फेल होता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। तो उसके बाद जो है इस तरह की संविधान सभा की गठन की बात आगे बढ़ती है।
प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यहाँ बात आ रही है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है, सामान्यतः प्रश्न में अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो ये कॉमन बात हो गई, लेकिन उपाध्यक्ष भी याद रखना जरूरी है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है बी एन राव, उसके बाद दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है आपका एस.सी. मुखर्जी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही है। एच.सी. मुखर्जी जो थे वे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये अध्यक्ष थे। हालांकि पहले अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, बाद में स्थायी राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया और बी एन राव जो थे, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। मूल संविधान के प्रस्तावना में शामिल शब्द हैं। मूल संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द शामिल हैं। तो यहाँ हमें देखना है संप्रभुता, सोवर्निटी ये शामिल था, समाजवाद, सोशलिज्म, गणराज्य आपका ये गणराज्य, और ऑप्शन लास्ट आ रहा है ए और सी, केवल ए और सी। तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि संविधान में यहाँ आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, संविधान में आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आपके संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उसके द्वारा 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए थे और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, ये 1976 में किया गया था। इसमें आपको देखने में आएगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष ये शब्द उसमें जोड़े गए थे और एक शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तो इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द था अखंडता जोड़ा गया था। कभी कभी दिमाग से स्लिप करने लगती हैं चीज़ें, तो अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो इसमें कह रहे हैं मूल संविधान में कौन कौन शामिल था। तो आपके मूल संविधान में केवल संप्रभुता शामिल थी मूल संविधान में जो था, और गणराज्य शामिल था। समाजवाद आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में सत्य कथन कौन सा है। तो संविधान सभा के बारे में कौन सा, चले जांच लेते हैं कौन कौन से सही हैं। सीटों का आवंटन सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, लेकिन सामान्यतया एक पैमाना बनाया गया कि इतनी जनसंख्या पे एक सीट यानी एक व्यक्ति इनका प्रतिनिधित्व करेगा, और वह जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख थी। 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई थी। तो अब इसको देख लेते हैं, ये जानने वाला तथ्य बहुत कई बार पूछा गया है। तो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, बल्कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो इसमें कहीं भी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था लोगों का। देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी। हाँ, ये बात सही है। उस समय क्या हुआ था कि संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे उनको 296 सीटें मिली थी, जबकि देशी रियासतों को 93 सीटें मिली थी। देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद सदस्य संख्या 299 रह गई थी। ये बात भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा कुछ परिवर्तन हुए थे। उनमें यही था कि मुस्लिम लीग अलग होना चाहती थी, और जब उसका विभाजन हो गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 299 हो गई थी। अब ऑप्शन ये है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सत्य कथन कौन सा है इसमें, एक से अधिक सही है, इसलिए हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। ऑप्शन ई के साथ जाएंगे तो क्या रहेगा कि हमारा एक से अधिक तथ्य यहाँ पे सही पाए गए हैं। कौन कौन से, आपका पहला तथ्य सही है, ऑप्शन सी सही है आपका, और आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 3 सही है, इसलिए हम ई के साथ जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपका आ रहा है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो यह इम्पॉर्टेंट होता है, किसी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट डेट डाल के बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, 24 जनवरी 1950 को, 27 अगस्त 1951 को, 22 जुलाई 1947 को और मई 1949 को। तो अब इन तिथियों की जांच कर लेते हैं कि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन से सही हैं। तो 24 जनवरी 1950, देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है, 1950 ही होगा। तो 24 जनवरी 1950 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, ये तथ्य बिल्कुल सही है। 27 अगस्त 1951 कोई भी ऐसा मेमोरेबल डेट नहीं है और ना कोई खास इसमें था, ये फर्जी है, ठीक, मतलब ऑप्शन में डाला गया है, कुछ भी नहीं है। और 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। जो आज आपका तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया था। भारत के पास ऐसा विकल्प दिया गया था कि आप राष्ट्रमंडल में चाहो तो शामिल हो या ना हो। राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन था जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, जो ब्रिटिश कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था, तो उनको कहा गया था कि आप इसकी सदस्यता ले भी सकते हैं। भारत के लिए विकल्प था कि आप ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, तो नेहरू ने सदस्यता लेना ज़्यादा फायदेमंद समझा उसको। तो ये देख लेते हैं, इसी से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं, तिथियां। जैसे 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 को, ये बताया ही, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं क्योंकि पूछा जाता है। तो एक से देखिए, 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं हुई थी। पहला, आप देखिए इस क्रम में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। दूसरा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को इसी तिथि को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो यह इससे संबंधित तथ्य महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिलान कराना है। तो कुछ समितियां दी हुई हैं और इसमें देखना है कि समिति की अध्यक्षता किसने की थी, उनसे मिलान कराना है। तो पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, 2 इसके साथ सही सुमिलित है, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उसके बाद आता है संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑप्शन 4 सही है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मूलाधिकारों की समिति, जो मौलिक अधिकारों की समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये आपका कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति दोनों की अध्यक्षता पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। और इसी संबंधित मूलाधिकारों की उप समिति, देखिए ऐसे प्रश्न ट्रिकी हो सकता है, पूछ ले बना दे सकता है। तो जो उप समिति, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उसकी JB कृपलानी जी कर रहे थे। तो ये जानना जरूरी। इसी के साथ साथ कुछ और भी तथ्य एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, उनको समझ लीजिए। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता HC मुखर्जी जी कर रहे थे। और प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संचालन समिति का बता ही दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। आप फिर से यहाँ देख लीजिए, ये कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा पारित किया गया? डेट ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949 को। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये ऑप्शन आपका बी सही है, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर के द्वारा। ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जब ये सारा प्रक्रिया हो गया तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, एक प्रस्ताव लाया जो पारित हुआ था। और इसमें क्या था, संविधान के इस प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद था, इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। तो ये ऐसा संविधान 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया। और संविधान को प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है। 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुआ था, इसके पश्चात ही, पहले नहीं लागू हुआ था। उसके अलावा एक प्रश्न इन्हीं से संबंधित और होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है कि संविधान का पिता कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है सर्वाधिक प्राचीन संविधान वेत्ता जो थे वो मनु थे, उन्होंने पहले संविधान की रचना की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जान ही रहे हैं। और जीवी मावलंकर प्रथम संविधान जो लोकसभा अध्यक्ष थे, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो जान ही रहे हैं। निम्न में कौन सी संस्थाओं को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? कौन कौन सी संस्थाओं को लिया गया है? तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अध्यादेश जो जारी करने की प्रक्रिया होती है, उसकी जो क्षमता होती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है, आपके संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये कैग से संबंधित प्रावधान है। आपात उपबंध होता है, जैसे हमारे संविधान में आपात उपबंध की भी चर्चा की गई है। आपके अनुच्छेद 352 की बात कर लीजिए, या 356 की बात कर लीजिए, या 360 की बात कर लीजिए, ठीक है, या आप 365 की बात कर लीजिए। ये सारे संविधान के आपात उपबंध हैं, इनके द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त सभी। ये सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत बड़ा भाग लिया गया था हमारे संविधान में। उसके अलावा क्या देखते हैं कि कुछ और चीज़ें, जैसे लोक सेवा आयोग पहले भी बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये भी बता चुका, आपात और प्रशासनिक विवरण आदि ये भी बता चुकी। ये सारी चीज़ें आपके 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तदर्थ समिति, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि पट्टाभी सीतारामैया को सदन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, पट्टाभी सीतारामैया थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, गांधी जी का इन पे डायरेक्ट हाथ था और बहुत ही इनके पक्के शिष्य थे गांधी जी के। और जो त्रिपुरी संकट है कांग्रेस अधिवेशन का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी एक तरफ रहते हैं अध्यक्ष पद के लिए और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया जी रहते हैं। अब इन दोनों के बीच जब चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। तो गांधी जी इनको कहते हैं जो है कि ये मेरी प्रत्यक्ष हार है अगर पट्टाभी सीतारामैया हारते हैं। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस जी किसी प्रकार की वैमनस्यता न हो, पार्टी में कोई तकरार न आए, इसकी वजह से उन्होंने स्वतः त्याग पत्र दे दिया। तो उसे त्रिपुरी संकट बोला जाता है, वो बात का विषय है, कभी उस पर चर्चा होगी आगे। तो ये इससे संबंधित तथ्य रहे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? किस देश से गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ ली गई? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी से कैसी व्यवस्था क्या लिया गया था? तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रक्रियाएं ली गई थी, आपातकाल संबंधी उपबंध। फ्रांस के संविधान से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। इटली से हालांकि कुछ नहीं लिया गया था, अगर आपको जानकारी हो तो जरूर बताइए। जापान के संविधान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई थी जापान के संविधान से।
अब यहाँ पूछ रहा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये सामान्य, देखिए सामान्यतः हमें क्या है, ऑप्शन बी सही है आपका। सामान्यतः सबको पता होता है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति का ये उद्भूत था, फ्रांस की क्रांति से यही चीज़ें निकल के आई थी। लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी वहीं से ली गई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी। उसके अलावा इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे संविधान सभा में 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन किया गया था। इसके अलावा एक और जानकारी आप इसी से ले लीजिए कि प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष को लेते हुए 7 सदस्य होते थे, जिसका BR अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया था। और भीमराव अंबेडकर जी का जो निर्वाचन था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था उस समय। और समिति में जो सदस्य लोग थे, बस नाम जान लीजिए, BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। 2 महत्वपूर्ण नाम इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, तो नाम सुने रहिए। अंबेडकर जी के अलावा N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव, BL मित्र की इन्होंने जगह ली थी, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि किसकी जगह इन्होंने लिया था। तो BL मित्र की जगह N माधव राव ने लिया था। और एक अंतिम थे TT कृष्णामाचारी। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह TT कृष्णामाचारी आ जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी जगह कौन आया था। और ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूँ कि जरूर पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। उसके अलावा कुछ और तथ्य हैं, जैसे वो देख लेते हैं। इनमें क्या, जैसे समितियों वगैरह के बारे में सारी चीज़ें हमने देखा, बड़ी समितियां छोटी समितियां सबके बारे में पहले से समझ ली हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट तथ्य जो सामान्यतः पूछा जाता है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। किसको? हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, तो ये जानना जरूरी। उसके अलावा HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। किसको? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये। उसके अलावा LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। किसको? LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। देखिए, प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर थे, लेकिन जो चीफ ड्राफ्टमैन था वो LN मुखर्जी जी थे। तो ये मत भूलिएगा इस बात को। उसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेम बिहारी, नाम ही इतना लंबा है इनका, नारायण, आप भूलेंगे नहीं उम्मीद है, नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे ये। ठीक है, सुलेख जो लिखा गया था, जो सुंदरता से उसके वो सब सुलेख कौन किया था? वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है, मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, इटैलिक शैली में। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था। और मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण जो संविधान लिख के रखा गया है अभी, उसको जो है एक तरह से सौंदर्यीकरण उसका जो कराया गया था, जो सजावट वगैरह किया गया था, शांति निकेतन के कलाकारों ने उसको किया था, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से थे, मंदलाल बोस, नंद नहीं मंदलाल। ठीक है, मंदलाल बोस थे, और राम मनोहर सिन्हा, अब ब्यूहुर, ठीक है, ब्यूहर राम मनोहर, नाम बोल ही दे रहा हूँ, राम मनोहर सिन्हा। तो इन्होंने क्या किया था? सौंदर्यीकरण किया था और सजावट किया था मूल संविधान जो था उसका।
उसके अलावा मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया था। और इंग्लिश संस्करण को किसने किया था? इंग्लिश संस्करण को मंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो यह यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होंगी जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये हमारी वीडियो संविधान सभा पे केवल थी। अगली वीडियो संविधान की विशेषताओं पे आएगी, वहाँ देखेंगे हम ये भी कि हमारी संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से किस देश से ली गई हैं, क्रमवार हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो आने पर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।